हमें केवल एक चित्र प्राप्त हो रहा होगा और जो दूसरा इवेंट लिया है वो है कि कम से कम एक चित्र प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं कि हमारे इसके आउटकम्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों केवल एक चित्र का जो आउटकम हमारे पास आएगा वो आएगा THHT और इसी प्रकार से हमें कम से कम एक चित्र वाले घटना की आउटकम प्राप्त होगी HHHTTH। तो दोस्तों जैसा कि हम हमारे एक्जेमेटिक अप्रोच में करते थे अर्थात अभिप्रेतीय दृष्टिकोण में करते थे कि हमें जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है हम उसके अंदर जितने भी आउटकम्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार से जब आप इन दोनों घटना की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो आपको घटना E की प्रायिकता प्राप्त होगी 1/2 और इसी प्रकार से जब आप घटना F की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो वो आपको प्राप्त होगा 3/4। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको घटना E की प्रायिकता ज्ञात करनी है बेस्ड ऑन सम कंडीशन यानी कि किसी परिस्थिति पर आधारित। तो दोस्तों इस प्रकार की प्रायिकता को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की प्रायिकता को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। अब वो कंडीशन क्या होती है? तो दोस्तों वो कंडीशन होती है कि जो हमारा इवेंट है दूसरा वाला वो इवेंट हमारा हो चुका होगा। तो इस प्रकार के इवेंट की प्रायिकता को ज्ञात करने को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E। अर्थात घटना E की इस प्रायिकता को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं जबकि ज्ञात है कि घटना F घटित हो चुकी है। यानी कि अगर हमारे पास दो इवेंट दिए गए हैं और हमें इवेंट E की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने को कही जा रही है जबकि हमारा जो इवेंट F होगा वो हो चुका होगा तो इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आइए अब हम देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसे हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E बाय F। यहाँ पर E जो होगा वो होगा हमारा घटना जिसकी कि हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है और F होता है जो कि हमारी घटना घट चुकी होती है वो। तो आइए देखते हैं कि उसे हम सूत्र के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों यदि E तथा F किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट अर्थात यादृच्छिक परीक्षण के सैंपल स्पेस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि से संबंधित दो घटनाएं हैं तो F के घटित होने की सूचना पर E की प्रायिकता निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होती है जो कि है PE by F is equals to E इंटरसेक्शन F के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या अपॉन F के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू E इंटरसेक्शन F अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स व्हिच आर फेवरेबल टू F जिसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं जो कि होगा N E इंटरसेक्शन F अपॉन N F। अब यहाँ से हम probability of event E when event F has been occurred is equals to N E intersection F upon NS यानी कि sample space upon N F upon number of sample space। कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जिससे कि फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ से हमें एक और सूत्र प्राप्त हो जाएगा probability of event E based on the condition that event F has been occurred is equals to probability of the event E intersection F upon probability of F। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई घटना का ज्ञात करेंगे। चलिए अब हम इस उदाहरण की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करते हैं जो कि अभी हमने यहाँ पर देखा था। तो दोस्तों उस उदाहरण में जैसे कि हमें जो दो घटनाएं दी गई थी वो थी केवल एक चित्र तथा कम से कम एक चित्र की। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E व्हेन इवेंट F हैज बीन अकर्ड मतलब दूसरा इवेंट हो चुका है। तो दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा E इंटरसेक्शन F। तो दोस्तों E
और जैसा कि आप सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f हमारे पास है 3/4। तो जब हम इनकी वैल्यूज हमारे गिवन फॉर्मूला अर्थात जब हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे हमारे सूत्र में तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2/3/4 which is equals to 2/3। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हमने इस लिए गए उदाहरण का सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कुछ उदाहरण की तरफ जिससे कि आपको सप्रतिबंध प्रायिकता और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। दोस्तों हमारा सबसे पहला उदाहरण है यदि PA बराबर है 7/13 के, PB बराबर है 9/13 के और PA इंटरसेक्शन B बराबर है 4/13 के, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है ऑफ इवेंट A गिवन दैट इवेंट B हैज बीन अक्वर्ड। तो आइए देखते हैं कि इसकी प्रायिकता हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इसकी प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों का मान दिया गया है, तो चलिए इनके मान को प्रतिस्थापित करते हैं और PA/B को ज्ञात करते हैं जो कि हमें प्राप्त होगा 4/13/9/13 which is equals to 4/9। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण जो कि है एक परिवार में 2 बच्चे। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। यानी कि यहाँ पर भी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही ज्ञात करनी है। यहाँ पर हमें हमारा दूसरा इवेंट बता दिया गया है प्रश्न में कि जो बच्चे हैं उनमें से कम एक बच्चा लड़का है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के उदाहरण को हम किस तरह से हल करते हैं और फिर उसकी प्रायिकता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि हमारा सबसे पहला कार्य होता है सबसे पहले हम हमारे सैंपल स्पेस को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान ले रहे हैं कि B से हम लड़के को निरूपित कर रहे हैं और G से लड़की को निरूपित कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो सैंपल स्पेस हैं वो आ जाएंगे BB, GB, BG एंड GG। तो दोस्तों ये है हमारे सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर हमने जो 2 घटनाएं ली हैं वो है कि या तो दोनों बच्चे लड़के होंगे जिसका कि आउटकम हमें केवल एक प्राप्त हो रहा है BB, और जो दूसरी घटना हमने ली है वो है कि बच्चों में से कम एक लड़का है, तो इसका आउटकम हमें प्राप्त होगा BB, GB एंड BG। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने दोनों घटनाओं के आउटकम्स को लिखा है तब यहाँ से हमें प्राप्त होगा हमारा E इंटरसेक्शन F BB। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं इसकी प्रायिकता। तो दोस्तों प्रायिकता ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F। तो दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त है PF जो कि है 3/4 और PE इंटरसेक्शन F which is equals to 1/4। तो जब हम यहाँ पर इसे सूत्र में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें यहाँ से ये प्राप्त हो जाएगा 1/4/3/4 which is equals to 1/3। तो दोस्तों दोनों बच्चों के लड़का होने की जो प्रायिकता है अर्थात प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3 अगर हमें ये दिया गया हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज जो कि है मान लें कि E तथा F किसी प्रतिदर्श समष्टि S की 2 घटनाएं हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हमें पहला गुण प्राप्त हो रहा है वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस वेयर इवेंट F हैज बीन अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F वेयर इवेंट F हैज बीन अकर्ड इज इक्वल्स टू 1। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भी ये आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि इन दोनों का मान 1 के बराबर ही आएगा, क्योंकि अगर हमारे सैंपल स्पेस में जो दिया गया है और जो हमारा इवेंट F है उसका जब आप इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो वो आपको F ही प्राप्त होगा। तो कि जब आप इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो वो आपको 1 ही प्राप्त होगा। हमारा दूसरा गुण कहता है
यदि A और B प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं हैं और F अन्य घटना इस प्रकार है कि PF is not equals to 0, तब PA union B where event F has been occurred is equals to probability of event A where event F has been occurred plus probability of event B where event F has been occurred minus probability of event A intersection B where event F has been occurred। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसको देख करके आपको एक और फॉर्मूला याद आ रहा होगा, जो कि है कि अगर आपको A यूनियन B फाइंड करना होता था तो आप उसे ज्ञात करते थे PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B के द्वारा। सेम वही चीज है, केवल इसे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूप में लिखा है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा तीसरा गुणधर्म, जो कि है कि अगर E तथा F किसी प्रतिदर्श समष्टि S की दो घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट E where event F has been occurred is equals to 1 minus probability of event E where event F has been occurred। तो दोस्तों जैसा कि हम अभी तक जानते थे कि किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस द गिवन इवेंट, बिल्कुल उसी प्रकार से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी है। कॉम्प्लीमेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं वेयर देयर इज अ कंडीशन कि हमारा जो दूसरा इवेंट है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो उसे भी हम ज्ञात करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F हैज बीन अकर्ड के द्वारा। तो दोस्तों ये थे हमारे सप्रतिबंध प्रायिकता के कुछ गुण। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है किसी सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो सिक्के को पुनः उछाले, परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट हो तो एक पासे को फेंके। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना का घटित होना दिया गया है तो घटना पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो अगर हमें चित्त प्राप्त होता है तो हम उस सिक्के को दोबारा उछालेंगे, और अगर हमें पट प्राप्त होता है तो हम फिर एक पासे को फेंकेंगे। अब यहाँ पर हमें जो हमारा दूसरा इवेंट है वो दिया गया है कि कम से कम एक पट प्रकट होने की, और यहाँ पर जिसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है वो है कि पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट हो रही होगी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हम सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार करते हैं। मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला। अब जब हमने सिक्के को उछाला तो उसमें हमारे दो परिणाम हो सकते हैं, या तो चित्त आया होगा या फिर पट आया होगा। तो दोस्तों अगर हेड आया होगा तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा या तो हेड या फिर टेल। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि अगर आपको पट प्राप्त होता है तो फिर आप इस पासे को फेंकेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हम पासे को फेंकेंगे तो वहां से हमें 6 आउटकम्स मिलेंगे, जो कि होगा T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम ट्री डायग्राम का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाता है कि आखिर प्रश्न में कहा क्या जा रहा है। अब चलिए हम हमारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमने उछाले गए सिक्के से हेड आया है और दूसरी बार उछालने पर भी उसे हेड ही आ रहा है तो उसकी प्रायिकता हमें प्राप्त होती है 1/4। इसी प्रकार से अगर दूसरी बार टेल आता है तो उसकी प्रायिकता भी 1/4 ही होती है। अब जब हमारा टेल आएगा अर्थात पट आएगा और फिर जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो उसकी प्रायिकता हमें प्राप्त होगी 1/12। अब आप सोच रहे होंगे कि 1/12 कैसे आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो टेल आने की प्रायिकता है वो है 1/2, जिसको कि हमने गुणा किया है 1/6 से, जो कि पासे की प्रायिकता है, जिससे कि हमें इन सब की प्रायिकता प्राप्त हो रही है 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12।
तो कुछ इस प्रकार से हमने हमारे सभी आउटकम्स की प्रायिकता ज्ञात करी है। इसके बाद हमने यहाँ पर मान लिया है कि घटना जो कि न्यूनतम एक पट प्रकट होना है उसे हमने निरूपित किया है F से, और वो घटना जिसमें कि पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना है उसे हमने निरूपित किया है E से। तो दोस्तों यहाँ से हमारी घटना F की सैंपल स्पेस जो हमें प्राप्त होगी वो है HT, T1, T2, T3, T4, T5, T6। और इसी प्रकार से हमारी घटना E के जो सैंपल स्पेस होंगे वो है T5, T6। और जब हम इनका इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा T5 और T6। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, जो कि हमारे सभी आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जो है उसको हमने ऐड करके ज्ञात किया है, जिसे जब हम पुनः हल करेंगे तो वो ये हमें प्राप्त होगा 3/4। इसी प्रकार से जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E इंटरसेक्शन F ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/12 प्लस 1/12 विच इज इक्वल्स टू 1/6। अब यहाँ से हमारी घटना जो कि है पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, जिसमें कि हमें घटना कम से कम एक पट प्रकट होने के घटित होना दिया गया है, अर्थात यहाँ पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है E/F की, जो कि हमें सूत्र के द्वारा प्राप्त हो रही है 1/6/3/4 विच इज इक्वल्स टू 2/9। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न की प्रायिकता हमें प्राप्त हुई है 2/9। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हमें पहले हमारे दिए गए प्रश्न को अच्छे प्रकार से समझना होता है, फिर हमें हमारे सभी आउटकम्स की प्रायिकता ज्ञात करनी होती है, फिर हम उन प्रायिकता के द्वारा सूत्र में मान प्रतिस्थापित करके सप्रतिबंध प्रायिकता को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सप्रतिबंध प्रायिकता की वीडियो समाप्त होती है। इस पर आधारित बहुत से प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें।